गोंदनी रियासत हरियाणा के कस्बा गोबंदपुरा के अछूत रंबू के यहाँ पैदा हुई, उसी तरह जैसे गरीबों के बच्चे खामोशी से पैदा हो जाते हैं। रात गए जब रंबू चर्च के नशे में धुत देवरी में पड़ा था और रसीली के दर्द उठा। घर में और कोई नहीं था और शदीद तकलीफ के आलम में उसने रंबू को झंझोड़ कर उठाने की कोशिश की, लेकिन रंबू तो उस वक्त अंदर सभा में बैठा दम लगा रहा था। वो आंखें बंद किए मुस्कुराने के सिवा और कुछ ना कर सका। मैं ख्याल रखूंगी, सरलाई ने कहा, और इस तरह गोंदनी उसके घर में एक अनोखी हैसियत से रहने लगी। सब उससे खौफजदा रहते और कोई उसकी मर्जी के बगैर उसके सामने ना जाता। वो खुश होती तो सबके चेहरे खिल उठते, उसका मूड खराब होता तो सब सहमे सहमे रहते, और गोंदनी को उस सहमे हुए माहौल से दिल्ली मसरत हुई और वो यहाँ बहुत खुश थी। चौथे दिन चंद औरतें उसके पास आ गईं। उन औरतों को उसी के साथ रहना था। हरदयाल की अजीम शान हवेली में ही उनके रहन सहन का इंतज़ाम भी हो गया और ये औरतें गोंदनी को तरबियत देने लगीं। गोंदनी को किसी भी तरबियत की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बहरहाल उसे ये तावन करना था। चुनाचा वो उन औरतों से पढ़ना लिखना सीखेगी, चलने फिरने उठने बैठने के आदाब सीखने लगी और तेरी उससे उनमें ताक होने लगी, और एक माहर रकासा से उसने रक़स की तालीम भी हासिल करना शुरू कर दी। उसकी चंदा ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन ये उसका अपना शौक़ था। महाराज परनाम लाल ने इस दौरान बड़े सब्र से काम लिया था। दूसरी, वो सिरी नाम के मशवरे के मुताबिक होशियारी से काम ले रहे थे। इस दौरान महल में कुछ वाक़यात रूनमा हो चुके थे। मसलन महाराज ने एक रानी को अलहदा कर दिया था और ये उनकी सबसे बड़ी रानी थी। उनके मामलात में सबसे ज़्यादा दखल देती, और बाकी 3 रानियां तो महाराज की मंजूर निगाह थीं और महाराज ने ही उन्हें रानी बनाया था। लेकिन बड़ी रानी से परनाम लाल के पिताजी ने उनका ब्याह किया था और ये रानी खुद भी एक रियासत के राजा की साहबजादी थी, इसलिए महल पर असर रखती थी। चुनाचा महाराज ने उनसे छुटकारा हासिल करना मुनासिब समझा। दूसरी अहम बात यह थी कि रंबू ज़्यादा नशे की वजह से मर गया था। उसने ज़रूरत से ज़्यादा चर्स पी ली थी। चुनाचा एक सुबह उसके मकान से उसकी लाश बरामद हुई। हकीकत क्या थी ये सिरी नाम और परनाम लाल के अलावा कोई और नहीं जानता था, और फिर किसी को ज़रूरत भी क्या थी कि जूते लगाने वाले एक चमार की मौत की खोज करता। इस तरह गोंदनी की ख्वाहिश के मुताबिक ये काम भी हो गया था। बहर सूरत हर काम प्रोग्राम के मुताबिक हो रहा था। परनाम लाल का सुकून गारत हो गया। उन्होंने तमाम रानियों को छोड़ दिया था और दिन रात गोंदनी के फराक में आहें भरने लगे। वो जल्द अज जल्द तमाम मनाजिल तय कर लेना चाहते थे। इस दौरान उन्होंने प्रोग्राम के मुताबिक गोंदनी से मिलने जाने या उसे महल में बुलवाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की, लेकिन उनके मशीर खास सिरी नाम ने उन्हें इससे बाज रखा और कहा था, इंतज़ार विसल की लज्जत को बढ़ा देता है। महाराज, तमाम रास्ते तय होने के बाद जब गोंदनी आपके आगोश में आएगी तो आपको स्वर्ग का मज़ा आ जाएगा। कुछ और इंतज़ार करें। गोंदनी रोशन आपके चरणों में होगी। और परनाम लाल ने अपने समझदार मशीर की बात मान ली और सब्र किए हुए थे, लेकिन गर्दिशे चरख उस खेल को और रंग देना चाहती थी। गोंदनी अगर खामोशी से परनाम लाल की हो जाती तो उसमें कहाँ दिलचस्पी रह जाती। आम सी बात होती, और फितरत कायनात अमूमियत पसंद नहीं है। नत नए हादसे नत नए हंगामे ही जिंदगी को सहारा देते हैं। सांसों का जमूद फितरत की मौत है। चुनाचा गोंदनी की जिंदगी में एक नए इनकलाब ने जन्म लिया और उसका की कहानी को एक नया रंग, ये नया रंग प्रताप था। प्रताप जिसने गोंदनी को पहली झलक देखी थी और उसके दिल में एक सुराख हो गया था। इस सुराख से आहें रसने लगी और मोहब्बत की टीसें उठने रहीं, और गोंदनी की बेनियाजी ने उसे और चौड़ा कर दिया और प्रताप की तड़प बढ़ती रही, और वह चोरों की तरह कभी कभी गोंदनी को देख लेने में ही खुश था। लेकिन फिर यह खुशी मांद पड़ गई और वो उससे मिलना चाहता था, उससे गुफ्तगू करना चाहता था। उसकी रातों की नींद हराम हो गई। उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी।
लेकिन अंदरूनी तौर पर वह समझदार नौजवान था। दूसरों पर अपनी कफियत का आधार करके मजाक नहीं बनना चाहता था। हाँ, जिसे वो चाहत है उसकी तरफ से उसकी मोहब्बत का जवाब मिल जाए तो फिर ये अफसाना तश्त अदबाम करने में कोई आर नहीं था। लेकिन गोंदनी ने अपनी ज़ात के गिर्द आहनी खौल चढ़ा रखे थे। वो घर के किसी फर्द से ना मिलती थी, कभी घर वालों के साथ नहीं बैठती, और अगर वो उनके साथ उठती बैठती तो प्रताप को हाल दिल कहने का कोई ना कोई मौका ज़रूर मिल जाता। अजीब मेहमान थी, मेज़बानों को अपना गुलाम समझती, और पिताजी और माताजी को ना जाने क्या हो गया था। वो किसी और को उसके करीब ना फटकने देते। हाँ, उसे तालीम देने वालियाँ उसके करीब रहती थीं, बस उनके अलावा किसी और को उसके पास जाने की इजाज़त नहीं थी। ना जाने क्यों। प्रताप गौर करता रहता, लेकिन उस पुर इसरार लड़की का राज उसकी समझ में नहीं आया। वक्त गुजरता रहा और प्रताप के दिल की जलन बढ़ती रही, और फिर उस रात तो अंगारों पर लौट रहा था और उसका दिल उससे बागी हो गया था। वो उसे खौफनाक मशवरे दे रहा था, और वो चीख चीख कर कह रहा था कि दुनियावी क़ियोत को तोड़ दिया जाए, हर रस्म को ठुकरा दिया जाए, विसल महबूब और कुछ नहीं। और दिल की चीखें बर्दाश्त से बाहर हो गईं तो वह अपनी जगह से उठ गया। ज़हन तारीक हो गया था, ज़िंदगी वसवसों से आज़ाद हो गई थी। नतीजे का खौफ जाता रहा और उसके कदम गोंदनी के ख्वाबगाह की तरफ उठ रहे थे। कोई ख्याल ना था सवाए ख्याल यार के। उसका चेहरा निगाहों में था और पाँव चल रहे थे। फासला ज़्यादा ना था और वह ख्वाबगाह के दरवाजे पर पहुंच गया। कायनात सो रही थी, रात जवान हो चुकी थी। उसने दरवाजे पर हाथ रखा और हाथ रीता चला गया। किस्मत यावर थी, दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था और वो अंदर दाखिल हो गया। कमरे में ठंडी रोशनी जाग रही थी। माहौल उस ख्वाबनाक रोशनी में सोया हुआ था। सामने ही वो हसीन मसहरी बिछी हुई थी, जिस पर एक कोमल कली महुए ख्वाब थी। मसहरी के गिर्द पड़े गुलाबी रंग के पर्दे रोबे हुस्न से लर्ज रहे थे। आसमानी रंग के बारीक लबादे से खमारे जवानी झलक रहा था। घटाएं बिखरी हुई थी, गुलाब की पत्तियां नीमवा थीं और उनके दरमियान सुचे मोती चमक रहे थे। सीनों के उभारों के ज़ेरो बम से कायनात लर्जा थी। नीली कमर बर्फ पोश पहाड़ों के दरमियान बहती हुई नदी के से पीछो खम के मनादर पेश कर रही थी। प्रताप लाल पत्थर का बुत बन गया। उसकी आंखें पथरा गईं, उनसे जिंदगी का नूर छिन गया और वह खुद को एक तपते हुए राह गुजार में महसूस करने लगा, जहां सूरज आग बरसा रहा था और जिस्म पर आबले पड़े जा रहे थे। होंठ प्यास से खुश्क हो रहे थे और जब तपश नाकाबिले बर्दाश्त हो गई, जिंदगी मौत के आगोश जाने लगी, तो वह लड़ते हुए कदमों से आबे हयात की तरफ बढ़ा। अपने सूखे हुए होंठ झुकाए और शीरी चश्मों में डुबो दिए। सुकून का एक लामतनाही समंदर था जिससे नम बुखारात उठ रहे थे। नरमी का एक ढेर था जो उसके चौड़े जिस्म के नीचे दब रहा था। सांसों की ज़ीरो बम बेतरतीब हो गई। नाजुक जिस्म कसमसाया और आंखें खुल गईं। दोनों हाथ उठे और नाजुक सी मदाफत हुई और फिर सफ़ेद मालाएं प्रताप के गले का हार बन गईं। प्यार का जवाब गर्मजोशी से मिलेगा, प्रताप के वहमो गुमान में भी न था। वह दुनिया के सबसे बड़ा शहनशाह बन गया। उसका दिल आसमान की बुलंदियां नापने लगा, लेकिन फिर हवास जाग उठे। वह चौंक पड़ी और तड़प कर उससे अलहदा हो गई और आंखों में हल्का सा खौफ था, लेकिन उस खौफ के पीछे एहसास लज़्ज़त भी छुपा हुआ था। एक लड़की हैरानी सी भी और जज्बात से मगलूब प्रताप भी होश में आ गया। उसका जिस्म हौले हौले कांपने लगा, पेशानी पसीने से तर हो गई। झील जैसी गहरी आंखों में खौफ की स्याही फैल गई और शायद उस इनफाल को पसंद किया गया। नाजुक पत्तियां खिल उठी, मोती बिखर गए, खौफ मिट गया और मलबे उमंड आई और उसकी लड़ती आवाज़ उभरी, तुम कौन हो? प्रताप। और न जाने कैसे प्रताप के होंठ खुल गए, फिसल गए और वो रत्ना के भाई, हाँ, हरदयाल चाचा के बेटे। हाँ, प्रताप किसी मुजरम की तरह जवाब दे रहा था। ये क्या समय हुआ है? और प्रताप ने उस सवाल पर चौंक कर उसे देखा और फिर दीवार पर लगी हुई घड़ी की तरफ देखकर बोला, 1 बजा है। सब सो गए। सवाल में हिम्मत अफजाई की गई। हाँ तो बैठ जाओ, खड़े क्यों हो? हसीन दावत दी गई और एक बार फिर प्रताप के दिल की रोशनी फूट उठी।
बैठ जाओ प्रताप, और मैंने पहले तुम्हें ठीक से देखा भी नहीं है, अभागी हूं। और प्रताप ने सुलगती हुई आवाज से कहा, ओहो नहीं बस, मगर तुम बैठो ना। तीसरी बार कहा गया और प्रताप बैठ गया। वो पसंदीदा निगाहों से उसे देख रही थी और शायद उसकी नरम मजाजी का महरक कोई दिलकश ख्वाब था और जिसने ज़हन पर खुशगवार असरात मरतब किए थे, जो दिल की नाजुक कलियों पर मौजूद थी और कलियां चुटकी हुई थी और परताल के दिल में जा बजा कमल खिल रहे थे। इस समय कैसे चले आए थे? और दिलनशी लहजे में पूछा गया। दिल की तड़प ने जिंदगी की बाजी लगाने पर मजबूर कर दिया था। वो सोच भरी आवाज में बोला, ओहो ऐसा तड़प रहा था तुम्हारा मन? हाँ, मगर पहले तो तुम कभी मेरे सामने भी नहीं आए। जो रात ना हुई मलका हुसन के चरणों में आने की और कोई आशा भी ना थी, अपने भाग पर विश्वास भी ना था। प्रताप ने बदस्तूर उसी अंदाज में जवाब दिया और रहम भरी निगाहों से उसे देखने लगी। चौड़ा चकला जिस्म, हसीन मर्दाना चेहरा, नरम नरम खूबसूरत आंखें जो दिल के सोच के तर्जुमान थीं। ये नौजवान दूसरे लोगों से मुख्तलिफ है। और फिर उसके गर्म हाथों का लमस, उसकी चौड़ाई छाती का दबाव और उसके जिस्म में लज्जत उमड़ आई। लेकिन फिर उसकी निगाहों में एक और तवील कामत जिस्म उभर आया, पुररोब चेहरा उभर आया और बालों के सफ़ेद गुच्छे उभर आए और जवाहरात से नटकी हुई पोशाक उभर आई। जवानी को यूं सस्ते दामों फरोख्त करना मुनासिब ना होगा और एक आम औरत बनकर रह जाने से क्या फ़ायदा। और जिसके लिए इतना रियाज किया है वो क्यों ना हासिल किया जाए। जज्बात की लहरों में बहने की बजाय संभलना अच्छा है कि उसी पर मुस्तकबल का दारो मदार है। हर चंद ये नौजवान हसीन है, दिलकश है और इसके पास जवानी की जो गर्मी होगी वो बूढ़े जिस्म में कहाँ, और ये उस जवानी का सही मुकाबल है। लेकिन एक तजर्बाकार व्यापारी की तरह वो अपने माल को महंगी कीमत पर फरोख्त करना चाहती थी। वो प्रताप से मुतासर हो गई और उसकी जवानी प्रताप को तलब कर रही थी। लेकिन अक्लो खुर्द उसके मुनाफी थे, वो उसे संभलने की तलकीन कर रहे थे। और फिर वो जवानी के धारे में बह गई और उसका कोमल जिस्म हाथियों के कदमों तले रोन दिया जाएगा और प्रताप भी मारा जाएगा। नहीं नहीं, संभलना चाहिए, उस नौजवान की जिंदगी भी बख्शना चाहिए। अगर उसे ना संभाला गया तो पगला जान दे देगा। चुनाचा गोंदली ने खुद को संभाला और उसके चेहरे के तासरात बदल गए। नरम खदोखाल में कुछ सख्ती आ गई, आवाज में किसी कदर गुस्से का अंसर शामिल हो गया और उसने सर्द आवाज में उसे मुखातब किया, प्रताप हूं। और प्रताप की झुकी हुई गर्दन उठी। इस समय तुम्हें नहीं आना चाहिए था। प्रताप लहजे किस बात पर चौंका। उसने अचंभे से उसे देखा। कैसी अनोखी है ये लड़की, तो दिल के कमल खिला देती है और कभी मन में आग लगा देती है। तुम्हें मालूम है कि मैं कौन हूँ? तुम पिताजी के दोस्त की बेटी हो, लेकिन गलत बताया गया है तुम्हें। मैं भी तुम्हें नहीं बता सकती कि मैं कौन हूँ। हाँ, सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि अगर किसी को इल्म हो जाए कि तुम इस तरह मेरे कमरे में आए और सोते में तुमने तुम्हारे और बदन ने मेरे बदन को छुआ तो तुम जिंदा नहीं रह सकते। जानते हो क्या होगा? हो सकता है कि तुम्हारी खूबसूरत जवानी पर हल चला दिए जाएं और हो सकता है कि तुम्हारे बहन भाइयों, तुम्हारे माता पिता सबको हाथियों के पैरों तले रोन दिया जाए। और मेरा जीवन अपना नहीं है प्रताप। अगर मैं अपनी होती तो शायद तुम्हें कबूल कर लेती, लेकिन मैं नहीं हूँ, कोई और है। इसलिए संभलो और जिस तरह आए हो उसी तरह खामोशी से वापस लौट जाओ और उसका इंतजार करो। और मुमकिन है कि वो हो जाए जो तुम चाहते हो और मैं इस रात के राज को राज रखूंगी। लेकिन उसके बाद अगर तुमने ऐसी कोई हरकत की तो वह तुम्हारी बहुत बड़ी भूल होगी और उस भूल का जो खमियाजा होगा उसकी पेशगोई मैं कर चुकी हूँ। प्रताप फिर गंग हो गया और एक बार फिर उसके माने में आंधियां सुलग उठीं और एक एक करके तमाम रोशनियां बुझ गईं, तारीकियां आईं और सब कुछ उसकी निगाहों से मादूम हो गया। कमीशन में उसने डूबती हुई आवाज में कहा, कुछ नहीं प्रताप, निकल जाओ मेरे कमरे से और इससे पहले कि ये राज छुपाना मेरे बस में ना रहे तुम यहाँ से चले जाओ प्रताप, वरना अच्छा ना होगा और तुम बेमौत मारे जाओगे। जाओ। वो मसहरी से नीचे उतर गई और प्रताप खड़ा हो गया। उसने आखिरी बार गोंदली को देखा और फिर लड़खड़ाते कदमों से चला गया। गोंदली उसे जाते देखती रही। प्रताप का कवि हिकल जिस्म निगाहों से उजल हो गया तो उसने गहरी सांस ली और उसकी आंखों से तासफ झांक रहा था और फिर उसके होंठ आहिस्ता से बड़बड़ाए, पगले निराश ना हो और तेरा भी समय आएगा। तूने चंद लम्हात में जो मंजिल हासिल कर ली है
वो कोई भी नहीं हासिल कर सका। मैं वादा करती हूँ कि मेरा वक्त आने दे और तुझे वो दूंगी जिसका तूने तसव्वुर भी ना किया होगा। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी और उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। पूरा 1 माह गुजर गया और ये 1 माह प्रणाम लाल ने जिस तरह गुजारा था उनका दिल ही जानता था। श्री नाम जी हरदयाल से मिलते रहते और एक आध बार और इल्लत की तारीकियों में गोंदनी से मिलने भी आए थे और दर हकीकत गोंदनी में अब एक निराला बांकपन पैदा हो गया था और वह हर तरह से रानी बन गई थी। कोई भी ना कह सकता था कि वो एक अछूत की ज़ात हो सकती है और श्री नाम जी बड़े मुतमिन थे। फिर एक शाम प्रणाम लाल ने उन्हें तलब कर लिया और उनका चेहरा उतरा हुआ था। हमारे सब्र का कब तक इम्तहान लोगे श्री नाम जी? अगर गोंदनी हमें ना मिली तो हम पागल हो जाएंगे। बताओ उसे हमें कब दे रहे हो और उसके दर्शन तो करा दो। क्या तुम इतना सा काम भी नहीं कर सकते? सिर्फ चंद रोज और महाराज, ठीक 5 दिन के महाराज उत्तम दिन मनाया जाने वाला है और पूरे शहर में तैयारियां हो रही हैं और रानी भी महाराज के जन्मदिन में शरीक होगी। ओहो! और प्रणाम लाल उछल पड़े और उनका चेहरा खुशी से खिल उठा और उन्होंने मसरत से कहा, सचमुच तुम सच्चे दोस्त होना श्री नाम, और हम तुम्हें बहुत बड़ी जागीर देंगे। सब कुछ महाराज का दिया हुआ है। मैं चाहता हूं कि किसी मुख से महाराज की शान में बुरे से लफ्ज ना निकले, वरना गोंदनी अब तक महाराज के चरणों में होती। श्री नाम जी, क्या वो भी हमारे लिए बेकरार है? तड़पती है महाराज आपके लिए और हैरानी है इस बात पर कि आपने उसके लिए सब कुछ किया है। काश वक्त मुख्तसर हो जाए, काश हमारा जन्मदिन जल्द आ जाए। और फिर जन्मदिन आ गया और पूरे मुल्क में 2 रोज़ पहले से दिवाली मनाई गई। रोशनियां जाग उठी, फायर शूटिंग होने लगे और दुश्मन भी अकीदत के इजहार के तौर पर खुशियां मना रहे थे। मेले लगे हुए थे। प्रणाम लाल का दिल बिल्लियों उछल रहा था। और फिर राज दरबार में सभा आ गई। पूरे मुल्क के बड़े बड़े लोग नजराने लेकर हाजिर हुए। छोटी छोटी रियासतों के राजे शरीक हुए। हर शख्स निराली आन बान दिखा रहा था। नौजवान दासियां महामानों की खिदमत कर रही थी। ज़ौक़ के बरक लिबासों में लिपटी बहारी रक्सा थी। आरती उतारी गई, इनामात तकसीम किए गए और फिर महफिल रक़स सरूर जमी और गोइयों ने दराजी उम्र के गीत गाए। रकावसाओं ने कमाल फ़न पेश किया और फिर अचानक महल पर एक सकूत तारी हो गया। आसमान से सरस्वती का तख्त उतरा था और राजा अंदर ने बधाई दी और फिर एक अप्सरा को महल की रौनक बढ़ाने के लिए धरती पर भेज दिया गया। तमाशाइयों की आंखें हैरत से फैल गईं और दिलों की धड़कनें रुक गईं और प्रणाम लाल का चेहरा आग की तरह सुर्ख हो गया। सुर्ख लहंगा, सुर्ख चोली मोतियों जड़ी हुई और दूध से ज्यादा सफेद कमर, जिस पर लिबास के आतशी साए रक्सा थे और कमल की तरह खिला हुआ चेहरा, याकूवत की तरह सुर्ख होंठ, आंखों में काजल के डोरे खींचे हुए, मांग मांग मोती सजाए, पैरों में चांदनी के घुंघरू बांधे वो महफिल में आई और तमाम रंग फीके पड़ गए। हसीनाएं उस एहसास कमतरी में मुब्तला हो गईं, अपने अपने चेहरे छुपाने लगीं, अपने अपने प्रेमियों को देखकर हसद की आग में जल उठीं। फिर चंद साजिंदे आए और कतार में बैठ गए। एक ने बुधाई का गीत छेड़ दिया। साज जाग उठे और चांदी के घुंघरू छनछना उठे। माहौल लर्ज उठा, शाखें गुल लचक रही थी, नादक कमर बल खा रही थी और महफिल आसमान के शहर में बुलंद हो गई थी। ये रक्स इख्तिशाम था। ऐसे लगता था कि जैसे उसके बाद कायनात से जिंदगी फना हो जाएगी, कोई जानदार बाकी ना रहेगा, लोग पत्थर के हो जाएंगे, हवाएं ना चलेंगी, कुछ ना होगा सवाए सकूत के, और सकूत एक लामतनाही सकूत। दिलों की धड़कनें बंद हो गई थी। हर शख्स मोह हैरत था। हसीना थी या क़यामत, ये हुस्न कहाँ से आया और देवताओं ने उन्हें कहाँ तख्लीक किया और ये कहाँ पोशीदा था। कोई जहन उसका तर्जिया करने के काबिल ना रहा और प्रणाम लाल के दिल की तो कफियात कुछ और थीं। आज वह सब्र नहीं कर सके थे और आज वह पूरी कायनात के सामने उरिया हो जाने का फैसला कर चुके थे। गोंदनी एक लम्हे की जुदाई अब उन्हें अशाक थी। रक्स जारी रहा और फिर क्लाइमैक्स पर पहुंच गया। जान आंखों में सिमट आई, फिर साज रुक गए और जिंदगी सिसकियां लेने लगी। रकासा के कदम रुक गए। उस वक्त वह प्रणाम लाल के सामने थी। फिर जब सहर टूटा तो प्रणाम लाल खड़े हो गए और उनकी बेकरारी देखकर श्री नाम जी भी खड़े हो गए। कौन है तू सुंदरी? और श्री नाम जी ने ड्रामा शुरू कर दिया और हरदयाल जो खुद भी मौजूद था जल्दी से खड़ा हो गया। मेरी भतीजी है सरकार,
और उसने ख़ास तौर से प्रणाम लाल के जन्मदिन के लिए रक़स सीखा है और बड़ी अकीदत है इसे। बुधाई हो हरदयाल जी, आप जैसे मुअज़्ज़ज़ ब्राह्मण की ज़ात कोई शक ही नहीं किया जा सकता, और आपने जिस तरह से महफिल को राहत बख्शी है और उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। और क्या आपकी भतीजी की शादी हो गई है? नहीं सरकार, अभी उसने तालीम मुकम्मल की है। क्या नाम है तुम्हारा सुंदरी? श्री नाम जी ने पूछा। कमीशन। क्या मांगती हो? और श्री नाम जी ने पूछा, और प्रणाम लाल जी आगे बढ़ आए। इनाम मांगने नहीं जाते श्री नाम जी, दिए जाते हैं। उन्होंने अपने गले से कीमती माला उतारी और गोंदनी के गले में डाल दी। महल में तालियां गूंज उठी थीं। हर शख्स समझ गया था कि कुमारी कमीशन के बाग जाग उठे हैं। उस आसमानी हूर की जगह राजमहल के अलावा और कहाँ हो सकती है। बहरहाल ड्रामा कामयाब रहा। हर शख्स को पता चल गया कि कमीशन हरदार की भतीजी है और प्रणाम लाल की मंजूर निगाह। जन्मदिन के तकरीबन ख़त्म हो गया और वो काम होना था वो हो गया था। कमीशन को वापस आकर हवेली में भेज दिया गया और फिर तीसरे दिन पूरे शहर में डांट पिट गई कि प्रणाम लाल जी कुमारी कमीशन से शादी कर रहे हैं। उस शादी की तारीख भी मुकर्रर कर दी गई जो ज़्यादा दूर ना थी। प्रणाम लाल बहुत खुश थे और उनकी दिल्ली मुराद पूरी होने में अब सिर्फ चंद रोज रह गए थे। सिर्फ चंद रोज, और उसके बाद उनकी आरज़ू की आगोश होगी। शहर के लोगों को कोई हैरत ना थी। कमीशन का माहौल ऐसा ही था कि महाराज तो महाराज थे। हाज़रीन महफिल भी तड़प उठ गए और फ़र्क सिर्फ इतना था कि महाराज उसे हासिल कर सकते थे, दूसरे नहीं। वैसे हरदयाल भी खरी ज़ात का ब्राह्मण था और उसको किसी को एतराज़ भी ना हुआ। और जिन लोगों को कमीशन के बारे में मालूम था और उन लोगों को भी दूसरे लोगों से मालूम हो गया। महल में रानियां चैन बेचैन थी और उनके दिलों में अज़राब था। अपने तौर पर उन्होंने कमीशन के बारे में मालूमात हासिल कर ली थी। वो उसे रक्स करते ना देख सकी थी और जब उसकी हुस्न की तफसील उन्हें मालूम हो गई तो वह ठंडी सांसें लेकर रह गईं। कर भी क्या सकती थी। और इस तरह शादी की तैयारियां जोरों शोर से शुरू हो गईं। हरदयाल का मुंह दौलत से भर दिया गया। लाखों रुपया उसे तैयारियों के लिए मिला था। महाराजा के शान फसान का इंतज़ाम जो करना था, और इन इंतज़ाम में प्रताप लाल भी शरीक था। और जिस तरह शरीक था उसका दिल ही जानता था। उस रात के बाद से आज तक कमीशन की शक्ल ना देखी थी। शायद कमीशन ही की अमा पर उसके गिर्द दीवारें और तंग कर दी गईं, लेकिन उसका दिल था कि उन पाबंदियों को कबूल नहीं कर रहा था। कमीशन के अल्फाज उसे याद आ रहे थे और उन अल्फाज की अहमियत उसे आज मालूम हो रही थी, लेकिन बात उसकी समझ से बाहर थी। कमीशन उसके पिताजी के किसी दोस्त की लड़की थी जो उसे दोस्त की मौत के बाद ले आए थे। और फिर कमीशन को ये यकीन क्यों था कि वो रानी बनेगी। उसने कहा था कि प्रताप के इस अकदाम की इतला हो जाए तो उसके मकान पर हल चला दिया जाए। क्या इसलिए कि वो महाराजा की मंजूर निगाह थी? ये तमाम मामलात उसे बहुत पुरअसरार मालूम हो रहे थे। वो इस रात को जानने के लिए बेचैन था, लेकिन किससे मालूम करना, कौन उसे बताता। ले दे के सिर्फ एक कमीशन थी, लेकिन उस तक रसाई नामुमकिन थी। वो बाप के साथ काम धंधों में लगा हुआ था, लेकिन उसका दिमाग उसी उधेड़ बन में था। और फिर उसके ज़हन में एक तरकीब आई। माँ बहरहाल माँ होती है। अगर वो अपना दर्द दिल माँ से कहे तो शायद उसका मदावा कर सके। हालांकि अब उसकी क्या गुंजाइश थी। महाराज उससे शादी का ऐलान कर चुके थे और जिससे महाराज शादी करना चाहें उसकी तरफ किसी की बुरी निगाह उसके पूरे खानदान के लिए तबाही बन सकती थी। लेकिन ये सब कुछ तो उसके बाप का किया धरा था। यकीनन उसके बाप ने दरबार में कोई ऊंचा मकाम हासिल करने के लिए ये चक्कर चलाया है। उसके दिल में गुस्से की लहरें दौड़ने लगीं। लालची बाप को दौलत इकट्ठा करने का इतना शौक कि वो ऐसी ओछी हरकतों पर उतर आया। उसने फैसला किया कि वह माँ को साफ साफ बता दे कि वो कमीशन को चाहता है। उनके हक पर डाका डाला गया है और अगर उसका कोई कदम उसके खानदान की तबाही का बास बन जाए तो उसे इल्ज़ाम ना दिया जाए। चुनाचा वो माँ के कमरे की तरफ चल पड़ा और उसकी दो बहनें माँ के पास मौजूद थीं। माँ ने उसे सवालिया निगाहों से देखा और तुम दोनों बाहर जाओ, प्रताप ने बहनों से कहा, और वो उसके सर्द लहजे से चौंक कर उसे देखने लगी। क्या बात है भैया? उसने एक चहेती बहन से पूछा। सुना नहीं तुमने? बाहर जाओ।
वो चीख कर बोला और वो दोनों बहनें डर गईं, खामोशी से बाहर निकल गईं और सरलाई हैरानी से उसे देखने लगी। क्या बात है प्रताप? कमीशन कौन है माँ? उसने सर्द लहजे में सवाल किया और सरलाई का चेहरा खौफ से सफ़ेद पड़ गया। वो घबराए हुए अंदाज में चारों तरफ देखने लगी और फिर उन्होंने घबराई हुई आवाज में कहा, बात क्या हुई है रे? मेरे सवाल का जवाब दो माँ, कमीशन कौन है? प्रताप ने बदस्तूर सर्द लहजे में पूछा और उसकी आंखों में शोले तड़प रहे थे और सरलाई के उस अंदाज पर दिल में लर्ज रही थी। ताहम प्रताप उनका अपना बेटा था। उन्होंने खुद को संभाला। शोहर की ज़बानी कमीशन की हकीकत मालूम हो चुकी थी और अब तो ये बात शहर वालों से भी नहीं छुपी रह गई कि खुद कमीशन की जगह क्या है। पहले तू बात बता, तब तेरे बात का जवाब दूंगी। सरलाई ने भी सख्त लहजा अख्तियार किया। सुनो माँ, मैं ये राज ज़रूर मालूम कर लूँगा कि कमीशन कौन है, उसे क्यों लाया गया था, और माँ भी कोई नीच जात नहीं हूँ। हरियाला में हमारी भी इज्जत है। पिताजी अगर दौलत के लालच में इज्जत गंवाने को तैयार हो गए हैं तो मैं इज्जत पर जान दे दूंगा। मुझे भी जीवन गुजारना है और यह जीवन मैं अपनों और परायों के सामने गर्दन झुकाकर नहीं गुजारना चाहता। मगर तेरी गर्दन क्यों झुकी है रे? दुनिया यही कहेगी ना माँ कि हरदयाल जी ने दौलत हासिल करने के लिए अपने दोस्त की बेटी महाराज को पेश कर दी। मुझे बताओ माँ, कमीशन को राज दरबार में क्यों नचाया गया था? सिर्फ इसीलिए ना कि महाराज उस पर लट्टू हो जाएं और पिताजी का मुंह दौलत से भर जाए। प्रताप ने तंजिया अंदाज में कहा। क्या तू पागल हो गया है प्रतापी? अपने पिता पर ऐसे इल्जामात लगा रहा है, सरलाई ने परेशान होकर कहा। और उसे यकीन क्यों था माँ कि वह महलों की रानी बनेगी? किसे? और सरलाई बदहवासी से बोली। मुझे सब कुछ बता दो माँ, मैं बच्चा नहीं हूँ। अगर तुमने नहीं बताया तो मैं कमीशन से पूछ लूँगा, मैं उसकी हत्या कर दूंगा माँ, और नतीजा कुछ भी हो मैं उससे प्रेम करता हूँ। हमारे पास बहुत दौलत है माँ, और तुम पिताजी से कहो कि वह मजीद दौलत हासिल करने की कोई कोशिश ना करें और मेरे मन का सुकून मुझे दे दें। सरलाई के हाथ पांव फूल गए और प्रताप ने उनकी गोद में सर रख दिया और फूट फूट कर रोने लगा। सरलाई की आंखों से भी आंसू रवा हो गए और बेटे की नाकाम आरज़ुएं उनके सामने आ खड़ी थीं। वो उसकी हालत पर तड़प उठी, लेकिन बात कहीं आगे की थी। हरदयाल जी का कोई कसूर नहीं था और वह दौलत के भूखे नहीं थे। अगर कमीशन कोई आम लड़की होती तो वह सारी दौलत कुर्बान करके बेटे की झोली खुशियों से भर देते, लेकिन उन बेचारों का तो कोई कसूर नहीं था। महाराजा ने एक काम उनके सुपुर्द कर दिया था जो उन्होंने अंजाम दे दिया, लेकिन ये नई आफताब और उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि बेटे को कैसे तसल्ली दें। ताहम सूरत हाल की नज़ाकत से अच्छी तरह वाकफ हो गई थी। प्रताप को संभालना भी ज़रूरी था और ना बेइज्जती की मौत सर पर आ खड़ी होती। कई मिनट तक वो बेटे के बालों में उंगलियों से कंघी करती रहीं और फिर बर्राई हुई आवाज़ में बोली, प्रतापी एक बात कहूँ, मेरे लाल, अगर तू चाहता है कि तेरी बहनों को सरेआम नंगा कर दिया जाए, अगर तू चाहता है कि तेरी माँ को जिंदा जला दिया जाए, अगर तू चाहता है कि तेरे पिताजी को हाथों के पांव से बांधकर मार डाला जाए, तो तेरा जो मन जो चाहे कर, हम तेरी खुशी के लिए सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे। और अगर तू चाहता है कि यह सब कुछ ना हो तो अपने दिल पर पत्थर रख ले। कमीशन तेरे लिए नहीं है, वो महलों की रानी है। वो हमारे पास महाराज की अमानत थी जिसे महाराज ने वापस मांगा है, और हमारी क्या मजाल कि हम उनकी आज्ञा के खिलाफ कोई बात करें। तो मुझे बताती क्यों नहीं माँ, वो कौन है? क्या वो पिताजी के स्वर्गवासी मित्र की बेटी नहीं है? क्या सब कुछ ढोंग था, मगर ये नाटक क्यों रचाया गया? बस यूं समझ ले कि ये महाराज का हुक्म था। तो वह पिताजी के दोस्त की बेटी नहीं है। मुझे कुछ भी नहीं मालूम प्रताप, तेरे पिताजी को भी कुछ नहीं मालूम। सब्र कर ले मेरे लाल, सब्र कर ले। अगर कोई और बात होती तो हम सब कुछ कुर्बान करके कमीशन को तेरी दुल्हन बना देते। बस यूं समझ ले कि अगर हम जीवन भी दे दें तब भी वो तेरी नहीं हो सकती। उसे भी बड़ा मान है अपने ऊपर। उसे यकीन था कि वो रानी बनेगी, और मेरा जीवन बर्बाद हो गया माँ, मेरा जीवन बर्बाद हो गया। वो माँ की गोद में सर रखे रोता रहा और सरलाई की आंखों से भी आंसू गिरते रहे। बेटे की दिल आजारी से उनका दिल भी टुकड़े टुकड़े हो गया था, लेकिन वो मजबूर थी। जिंदगी देकर भी वो बेटे के लिए वो हासिल ना कर सकती थी जो वो चाहता था। प्रताप उनकी गोद में पड़ा रोता रहा और सरलाई को रुलाता रहा। जब दिल का बोझ हल्का हो गया तो वह उठा और मुड़कर वापस जाने लगा। तब सरलाई ने उसका दामन पकड़ लिया और मुझे बताकर जा प्रताप,
कोई ऐसा कदम तो नहीं उठाएगा जो हमारे घर की तबाही का बायस बन जाए। हम सब मजबूर हैं बेटा, और तेरे पिताजी भी मजबूर हैं। एक काम उन्हें सौंपा गया जो उन्हें अंजाम देना ही था, और राजी से या नाराजी से, और मेरे मन के रोग ने माँ का मन तड़पा दिया है। लेकिन मजबूरी, अपने मन की शांति के लिए उस घर की तबाही मत बन जाना। प्रताप और माँ की यही खुशी है कि आगे तेरी मर्जी। नहीं माँ, तुम इत्मीनान रखो, प्रताप ने सोई हुई आवाज में कहा और लड़खड़ाते हुए कदमों से बाहर निकल गया। सरलाई की आंखों से फिर आंसू उमड़ पड़े। आखिर वो शुभ घड़ी आ ही गई जब प्रणाम लाल जी की बारात हरदयालपुर आ गई। पूरे हरियाणा को दुल्हन बना दिया गया। हरदयाल जी का घर आसमान गोई से गोशा मालूम हो रहा था, जो सितारों से सजा हुआ था। बारात इतने धूमधाम से आई थी कि देखने वाले देखते रह गए। रंडियों के गिरोह नाच रहे थे और पूरी राजधानी के बैंड बाजे साथ लाए थे। हाथियों की लंबी कतार थी जिन पर उमरा बैठे हुए थे। पीछों में रामलाल जी का सबसे ऊंचा हाथी था और जिसके होदे से फूल नछावर किए जा रहे थे। जर्क बर्क लिबासों में मलबूस दरबारी साथ साथ चल रहे थे, और गोंदनी की सखियां बारात देखने चली गईं और गोंदनी तन्हा रह गई। वो अपनी कामयाबी पर नाज़ा थी और उसके हसीन होंठों पर मुस्कुराहट फैली हुई थी। अब कामयाब शिकारी की सी मुस्कुराहट, और जिसका शिकार बिल आखिर उसके जाल में आ फंसा था। आखिर उसने अपना मकाम हासिल कर ही लिया था और अब पूरे दौर की हुकूमत उसके हाथ में होगी। वो उस प्रजा की किस्मत की मालिक हो जाएगी। लोग उसे झुक झुक कर सलाम करेंगे, और आखिर उसने अपने हुस्न का खराज हासिल कर लिया था, और ये हुस्न जो उसे भगवान ने दिया था। उसके दिल में ये भी अजीम शान बारात देखने की ख्वाहिश पैदा हुई। वो अकबी झरोके की तरफ बढ़ गई, और अकबी झरोके तक जाने के लिए उसे एक कमरे से गुजरना पड़ता था। लेकिन जो ही वो उस कमरे में दाखिल हुई, उसका दिल धड़क उठा। कोई उस कमरे में मौजूद था, और उसने लंबे घूंघट को उठाकर उसे देखा और देखती ही रह गई। वो प्रताप था। सूजी सूजी लाल आंखें, खुश्क होंठ कपकपाते हुए, अजीब सी सोगवारी थी उसके चेहरे पर। और गोंदनी पहले तो डर गई, लेकिन फिर प्रताप की हालत देखकर उसका दिल नरम हो गया। तुम यहाँ क्या कर रहे थे प्रताप? उसने साफ आवाज में पूछा, और प्रताप आहिस्ता कदमों से आगे बढ़ आया। उसके होंठ कपकपाए, लेकिन आवाज ना निकल सकी। तब गोंदनी आगे बढ़ी और प्रताप के नजदीक पहुंच गई। तुमने अपनी ये क्या हालत बना रखी है? कोई देखेगा तो क्या कहेगा? प्रताप अब भी कुछ ना बोला। वो जलती हुई निगाहों से गोंदनी को देख रहा था, और गोंदनी उन निगाहों से घबरा गई। जाओ प्रताप, यहाँ से चले जाओ, कोई आ गया तो ना जाने क्या हो जाए। आखिरी बार देख लेने दो कमीशन, शायद मन शांत हो जाए। शायद मन को शांत करो प्रताप, और ये जरूरी है। भरम खुल गया तो बहुत बुरा होगा। मुझे कुछ बातें बता दो कमीशन, उसके बाद फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। प्रताप ने उसे उसी तरह लड़ते हुए लहजे में कहा। पूछो जल्दी, गोंदनी परेशानी से पीछे देखते हुए बोली। क्या तुम किसी तौर पर मेरी नहीं हो सकती? क्या मेरी कोई कोशिश तुम्हारे हसूल का जरिया नहीं बन सकती? ये नामुमकिन है प्रताप, गोंदनी सख्त लहजे में बोली। तुम पिता की जी के दोस्त की बेटी नहीं हो, और इन बातों से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। सुनो प्रताप, दिल के हाथों मजबूर होकर कोई ऐसा कदम मत उठाना जो तुम्हारे घर की तबाही का बायस बन जाए। निराश मत होना, कमीशन के मन में भी तुम्हारा ख्याल है। बस मैं इससे ज्यादा कुछ ना कहूंगी। मेरे जीवन के लिए यही सहारा काफी है कमीशन। मुझे वो मिल गया जो मैं चाहता था। इत्मीनान रखो, तुम्हारी राज दरबार तुम्हें मुबारक, और मैं अब कभी तुम्हारी राहों में नहीं आऊंगा। प्रताप ने फीकी सी मुस्कुराहट से कहा, और फिर वह थके थके अंदाज में वापस मुड़ा। सुनो, गोंदनी की आवाज उभरी और उसके कदम रुक गए। मेरे पास आओ, उसने कहा, और प्रताप किसी मामूल की तरह उसके नजदीक पहुंच गया। तब गोंदनी के हनाई हाथ आगे बढ़े और प्रताप की गर्दन में हमायल हो गए, और फिर उसने प्रताप के होंठों पर होंठ रख दिए, और एक तवील गर्म जोश बोसे के बाद उसने दोनों हाथ प्रताप के सीने पर रखकर उसे धकेलते हुए कहा, अब जाओ प्रताप, ये मेरी अमानत है, इसकी हिफाजत होशमंदों की तरह करना। और वापस पलट आई। उसने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। प्रताप के लिए बाहर जाने का दूसरा रास्ता मौजूद था। प्रणाम लाल की बूढ़ी उमंगें फिर से जवान हो गई थी, और यूं भी उनकी उम्र ज्यादा नहीं थी, होती भी तो क्या, वो महाराज थे, और महाराज कभी बूढ़े नहीं होते। गोंदनी उनसे दोबारा मिली, और उसने अजहार नापसंदीदगी नहीं किया था, और उनसे किसी ने भी अजहार नापसंदीदगी नहीं किया था। महाराज सिर्फ पसंद किए जाते हैं।
बहरहाल गोंदनी सदा के लिए उनकी हो गई और हरियाणा में ऐसा जश्न कभी नहीं मनाया गया। किसी ने काहे को ऐसी बारात देखी होगी। गोंदनी बड़ी शान से दुल्हन बनकर आई थी और अब वो इजला अरूसी में बैठी कदमों की चाप की मुंतजिर थी। इजला अरूसी जन्नत आरदी का कोई टुकड़ा मालूम हो रहा था। चारों तरफ बेशकीमत अशिया से सजावट की गई थी। खुशबुएं बिखरी हुई थी। जरक बरक लिबास में मलबूस महाराजा प्रणाम लाल जी ने हिजला अरूसी का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गए। गोंदनी सिमट गई। ये पहला इम्तहान था और इस इम्तहान में कामयाबी मुस्तकबल के दरवाजे खोल सकती थी और वो इस इम्तहान को कामयाबी से पास कर लेना चाहती थी। उसकी गर्दन और झुक गई। प्रमांद उसके नजदीक पहुंच गए और उन्होंने जूते उतारे, मसहरी पर बैठ गए और फिर उन्होंने गोंदनी का मेहंदी रचा हुआ हाथ अपने हाथों में लिया और जेब से मेरी हीरे की अंगूठी निकाली और उसे गोंदनी के हाथ में पहनाते हुए मोहब्बत भरी आवाज में बोले, राजकमल। गोंदनी चौंक पड़ी और ये नाम उसके लिए नया था।